आज के केस लॉ चर्चा में स्वागत है। आज हम सुप्रीम कोर्ट के एक अहम मामले पर बात करेंगे, अन्ना वामन भालेराव बनाम महाराष्ट्र राज्य। ये चर्चा आपके लिए लाए हैं स्कूट लीगल ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज, एक्यूरेट और कॉन्फिडेंशियल बहुभाषी कानूनी दस्तावेजों के लिए आपके विश्वसनीय साथी। तो आइए देखते हैं कि आज हम इस मामले में क्या क्या समझेंगे। सबसे पहले हम केस के फैक्ट्स पर नजर डालेंगे, फिर जमानत को लेकर जो बहस हुई उस पर बात करेंगे। इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखेंगे, फिर एक बहुत ही अहम मुद्दा जिसे कोर्ट ने उठाया, यानी इंसाफ में देरी, और अंत में इस फैसले से निकले वो नए नियम जो अब सभी अदालतों पर लागू होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सेक्शन से। इस मामले की जड़ें एक ऐसे जमीनी सौदे से जुड़ी हैं जो जाली था, और ये कहानी यकीन मानिए 2 दशकों से भी ज्यादा पुरानी है। तो देखिए, हुआ ये कि साल था 1996। कुछ जाली कागजात का इस्तेमाल करके एक जमीन का सौदा कर लिया गया। 2 साल बाद यानी 1998 में अथॉरिटीज को इसकी भनक लगी और उन्होंने इस फर्जी सौदे से जुड़ी जो म्यूटेशन एंट्रीज थी उन्हें कैंसिल कर दिया। मगर सबसे चौंकाने वाली बात यहाँ है, इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हुई 2019 में। सोचिए, घटना के 20 साल से भी ज्यादा बीत जाने के बाद। अब सवाल उठता है कि इस मामले में जो अपेलेंट्स थे उनका क्या रोल था। वो सरकारी अफसर थे, एक सर्कल ऑफिसर और एक तलाठी। इनका काम था म्यूटेशन एंट्रीज को सर्टिफाई करना। अब ये म्यूटेशन एंट्री क्या है? आसान भाषा में समझें तो जब भी कोई जमीन खरीदी या बेची जाती है तो सरकारी रिकॉर्ड्स में मालिक का नाम बदला जाता है। इसी बदलाव को दर्ज करने की जिम्मेदारी इन्हीं अफसरों की थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस केस के अगले पड़ाव पर चलते हैं, जमानत के लिए हुई लड़ाई पर। देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सामने दोनों पक्षों ने क्या-क्या दलीलें पेश की। तो एक तरफ थे अपेलेंट्स जो प्री अरेस्ट बेल यानी अग्रिम जमानत मांग रहे थे। उनकी दलील क्या थी? उन्होंने कहा, देखिए, हमने तो ऑफिशियल कैपेसिटी में काम किया था। एफआईआर इतनी देर से 20 साल बाद हुई है, हम पर कोई पर्सनल फायदे का इल्जाम भी नहीं है, और अब तो हम रिटायर हो चुके हैं, तो कस्टोडियल इंटरोगेशन की क्या जरूरत। लेकिन दूसरी तरफ थी सरकार। उनका कहना था कि नहीं, इन लोगों ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, अपनी कानूनी ड्यूटी नहीं निभाई, इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट भी नहीं कर रहे हैं, और इस पूरी साजिश को बेनकाब करने के लिए इन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करना बेहद जरूरी है। तो अब जब दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली गईं, तो सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर थीं। आखिर कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया, चलिए देखते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या उन रिटायर्ड पब्लिक सर्वेंट्स को सुप्रीम कोर्ट से एंटीसिपेटरी बेल मिली या नहीं? और जवाब है एक साफ नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को डिसमिस कर दिया। जमानत नहीं दी गई, लेकिन कोर्ट ने बेल देने से मना क्यों किया? इसके पीछे कई ठोस वजह थीं। पहली बात, कोर्ट ने माना कि आरोप बहुत गंभीर हैं, सरकारी पद का गलत इस्तेमाल का। दूसरी बात, प्रिमा फेसी यानी पहली नज़र में ये साफ दिख रहा था कि जाली कागजात पर केस बनता है। कोर्ट ने ये भी कहा कि भले ही एंट्रीज 1998 में कैंसिल हो गई हों, उससे शुरू में किया गया अपराध मिट नहीं जाता। और हाँ, कोर्ट ने ये भी माना कि सिर्फ देरी की वजह से इन्वेस्टिगेशन को कमज़ोर नहीं किया जा सकता, और हो सकता है कि एक बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए कस्टोडियल इंटरोगेशन ज़रूरी हो। और यहाँ से ये केस सिर्फ एक बेल मैटर नहीं रह जाता, ये एक ऐतिहासिक मोड़ लेता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मौके का इस्तेमाल सिर्फ इस अपील पर फैसला देने के लिए नहीं किया, बल्कि हमारे जस्टिस सिस्टम की एक बहुत बड़ी समस्या पर प्रहार करने के लिए किया, इंसाफ में देरी। कोर्ट ने इस मामले पर जो कहा वो सुनने लायक है। उन्होंने कहा, व्यक्तिगत आज़ादी से जुड़ी अर्जियों को अनिश्चित काल के लिए पेंडिंग नहीं रखा जाना चाहिए। फैसला लेने में देर करने का और एप्लीकेंट के सर पर डैमोक्लिस की तलवार लटकाए रखने का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। कितनी गहरी बात है। अपनी बात को और मजबूती देने के लिए कोर्ट ने निकेश ताराचंद शाह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस का जिक्र किया। ये एक बहुत अहम प्रेसिडेंट है। इस जजमेंट में आज़ादी और जमानत के अधिकार की जड़ को 1215 के मैग्ना कार्टा से लेकर हमारे संविधान के आर्टिकल 21 तक सबसे जोड़ा गया है। इससे ये साबित होता है कि ये कोई छोटा-मोटा अधिकार नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक और मौलिक अधिकार है। और कोर्ट ने साफ किया कि ये कोई एकाध केस की बात नहीं है, ये एक पैटर्न बन चुका है। उन्होंने हाल की कई केसेस का हवाला दिया, जैसे राजेश सेठ केस में, जहां बेल प्लीज को अनिश्चित काल के लिए एडजर्न कर दिया जाता था,
या फिर राजांती देवी का मामला, जहां जजमेंट रिजर्व करने के 1 साल बाद सुनाया गया। कोर्ट ने इन सभी उदाहरणों से ये दिखाया कि ये एक सिस्टमिक प्रॉब्लम है जिसे ठीक करना जरूरी है। तो इस पूरी चर्चा के बाद अब आते हैं इस फैसले के सबसे अहम हिस्से पर, इसकी विरासत यानी लेगेसी। वो नए निर्देश जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी किए और जो अब देश की हर अदालत पर लागू होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने सिस्टम को सुधारने के लिए 4 बड़े निर्देश जारी किए। आइए एक एक करके उन्हें समझते हैं। नंबर 1, हाई कोर्ट्स को ये सुनिश्चित करना होगा कि बेल एप्लीकेशंस पर फैसला प्रेफरेबली 2 महीने के अंदर हो जाए। नंबर 2, हाई कोर्ट्स अपनी निचली अदालतों को निर्देश दें कि पर्सनल लिबर्टी से जुड़े मामलों को प्रायोरिटी दें। नंबर 3, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो जांच सालों साल चलती रहती है उसे जल्द से जल्द पूरा करें। और नंबर 4, हाई कोर्ट्स एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएं जिससे बेल एप्लीकेशंस का अंबार ना लगे। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ सलाह या सुझाव नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले की कॉपी सभी हाई कोर्ट्स को भेजी फॉर इमीडिएट कंप्लायंस, मतलब ये एक अनिवार्य आदेश था जिसका पालन करना ही था। तो इस तरह एक साधारण सा लगने वाला बेल का मामला पूरे जुडिशल सिस्टम के लिए एक सुधार का आदेश बन गया। अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में ये निर्देश व्यक्तिगत आज़ादी और स्टेट की इन्वेस्टिगेशन पावर के बीच के नाजुक संतुलन को किस तरह प्रभावित करते हैं। ये एक बड़ा सवाल है। आज की केस लॉ डिस्कशन आप तक लाई स्कूट लीगल ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन सर्विसेज, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए मल्टीलिंगुअल लीगल डॉक्यूमेंटेशन के ट्रस्टेड एक्सपर्ट्स। जब कभी आपको कानूनी अनुवाद या ट्रांसक्रिप्शन की जरूरत हो, स्कूट लीगल आपका साथी है। This audio is created with assistance of Notebook LM.